क्लास 10वीं का हिंदी का पेपर बताने वाला हूं, जो कि आज आपको 18 फरवरी 2022 को हुआ। ये बोर्ड पेपर है। इसमें मैं आपको आंसर की बताने वाला हूं। अगर आपके कम अंक आते हैं आप इससे मिला लीजिए। आपने पेपर सही किया है गलत, ये कुल 80 अंक का आया था। आपको 3 घंटे का समय मिला था इसमें। उसमें आपको कुछ निर्देश भी दिए गए थे, आपको निर्देश पढ़ लेने हैं, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो प्रश्न 1 से 5 तक बचे हुए प्रश्न हैं, जो कि आपको 32 अंक के आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक अति लघु प्रश्न है, 2-2 अंक के। इसे आपको 30 शब्दों में लिखना होता है। उसके बाद हमारा अगला निर्देश है, आपको 16 से 19 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें 3-3 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसमें आपको 75 शब्दों में आंसर लिखना है। अगला निर्देश हमारा है 20 से 23 तक विश्लेषणात्मक प्रश्न है, जिसके लिए 4 अंक दिए गए। इसकी शब्द सीमा 120 शब्द है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, आपको स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा इस पर। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हो, और आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प हमें चुनकर लिखना है, जिसमें से हमारा पहला विकल्प है सूरसागर के रचनाकार है, तो सूरसागर के रचनाकार सूरदास जी है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है प्रवंचन का शाब्दिक अर्थ, तो प्रवंचन का शाब्दिक अर्थ बहुत से बच्चे प्रेम लगाया है, बहुत से बच्चे घृणा लगाया है, तो ये दोनों आंसर इसके बिल्कुल नहीं होते। इसका आंसर होता है धोखा। तो अगर आपने धोखा लगाया तो आपका ठीक है, वरना आपका गलत रॉन्ग आंसर हो गया। करुण रस का स्थायी भाव लिखिए, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आपको शोक लगाया हो तो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई, तो ये प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लगवा दी गई थी, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगले उसके बाद हमारा क्वेश्चन है दशानन में समास, तो दशानन में कर्मधारय समास आपका नहीं है, ये आपका गलत आंसर है। कर्मधारय में आपका बहुब्रीहि समास है। अगर आपने बहुब्रीहि समास लगाया है तो आपका आंसर सही है, वरना आपका आंसर अनकरेक्ट है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भोलानाथ का असल नाम क्या था, तो भोलानाथ का असल नेम तारकेश्वर नाथ था, आपको ये लगा देना है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन सही जोड़ी का है, जिसमें आपको सही जोड़ी लगानी थी। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला था आपका संस्कृति, तो संस्कृति में आपको लेखक के नाम लिख देने थे, तो संस्कृति के लेखक भवंतानंद कौशल्यायन जी थे, इसका एक करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको जोड़ी में ला देता हूँ मैं, आप चेक कर लेना। उसके बाद अगला था हमारा कन्यादान, तो कन्यादान के लेखक ऋतुराज जी है, तो आपको ऋतुराज पर आपने टिक किया होगा। उसके बाद मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक अज्ञेय है। अधिक बोलने वाले को हम वाचाल बोलते हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्रा, तो प्रत्येक चरण 16-16 मात्रा चौपाई छंद में होती है। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति है, तो आपको लोकोक्ति लगा देना चाहिए। अगर लोकोक्ति नहीं लगा तो आपका आंसर रॉन्ग है, वरना आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद आपके आती है सत्यासत्य, तो आपको सत्यासत्य लगा लेने। इसमें जो जो मुझे पता है मैं सत्यासत्य बता देता हूँ, वहाँ के कुछ गलत भी हो सकते हैं, मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिले इसमें। तो पहला आपका है सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, तो ये आपका करेक्ट आंसर है, सत्य आंसर है ये आपका। उसके बाद आपका दूसरे नंबर का है मूर्त मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है, तो ये आपका असत्य है, इसमें आपने असत्य लगाया हो तो आपका ये सही है, आपको 1 नंबर मिलेगा इसमें। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृतिक भाषा में देते थे, तो ये आपका सत्य आंसर है, ये आपका सत्य। अगर आपने सत्य लगाया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का है हमारा अगला क्वेश्चन, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है, तो ये आपका सत्य है, आपने सत्य लगाया तो आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है, तो ये भी आपका सत्य है, आपने सत्य लगाया होगा। उसके बाद है एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, तो एलिजाबेथ द्वितीय की प्रथम जापान रानी थी, ये आपका गलत है, आपका ये असत्य है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है दुख है न चांद खिला ... रात आने पर शरद और बसंत ऑप्शन दिए गए, तो आपको इसमें शरद पर टिक करना है, या इसका सही आंसर है। उसके बाद है लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म, तो लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म इंदौर में हुआ था। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है फादर कामिन बुल्के की जन्मभूमि, तो फादर कामिन बुल्के की जन्मभूमि बेल्जियम थी तथा कर्मभूमि भारत थी।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन है, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म हुआ, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म डॉट डॉट गाँव में हुआ था। तो इस लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुर में हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, 16 छतों वाला घर रचना डॉट डॉट की है। तो इसका मेरे को करेक्ट आंसर पता नहीं है, इसका वैसे मेरे हिसाब से कमलेश्वर है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट कर देना। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो समाज 6 प्रकार के होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, छोटा छंद में डॉट डॉट चरण होते हैं। तो छोटा छंद में 4 चरण होते हैं, ये आपका करेक्ट आंसर है। आपके छोटा चरण में 2 पंक्ति होती है, लेकिन इसमें चरण 4 होते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना, लाइक करना, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। तो भगवान शंकर जी का धनुष श्री राम जी ने तोड़ा था। अगर आपने श्री राम जी लिखा है तो आपका एक करेक्ट आंसर है, वरना आपका रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही। तो जो बसंत ऋतु है, बसंत, इसमें आपका करेक्ट आंसर वसंत ऋतु है। या आप इसमें फाल्गुन भी लिख सकते हैं, आप इसमें फाल्गुन लिख सकते हैं। प्रश्न बैंक में ऐसे दिया गया था, तो अगर जिसने फाल्गुन लिखा है उसका गलत नहीं है, उसका भी सही है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। उपमा अलंकार के कितने अंग। तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसमें आपका पहला होता है उपमान, उपमेय, उपमान, उपमेय, उपमान और वाचक, ये आपके 4 होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, खूब लड़ी मर्दानी बात तो झांसी वाली रानी थी में कौन सा रस है। तो इसमें बी रस है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, उन्हें क्या कहते हैं। तो ये मेरे को कंफर्म नहीं है, इसका मेरे हिसाब से निपात है। अगर आपने निपात लगाया तो हो सकता है आपका सही हो। अगर आपको सही आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, आपका ये निपात आंसर है, आपको निपात लिख देना था अगर सही आंसर है तो। उसके बाद जापान की हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया था। तो ये मेरे को पता नहीं, जापान में शायद परमाणु बम या अणु बम गिराया गया था, आप इसका भी कमेंट कर देना मुझे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अब चला जाए किस प्रकार का वाक्य है। तो ये आपका अब चला जाए, ये आपका इच्छावाचक वाक्य है। अगर आपने इच्छावाचक लिखा है तो ये आपका सत्य है, तो आपको इस इच्छावाचक लिखना है इसमें। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा, छायावादी काव्य की कोई 2 विशेषता है। तो इसे मैं आपको बताते जा रहा हूँ, अगर जो जो मेरे को पता है मिल गया जो जो आंसर। तो छायावाद की प्रथम विशेषता होती है, छायावाद की प्रथम विशेषता होती है आत्मीयता तथा नारी सौंदर्य एवं नारी सौंदर्य चित्रण। उसके बाद अगर भक्तिकाल की आपको पता करनी है तो मैं भक्तिकाल की भी बता देता हूँ। भक्तिकाल की प्रथम होती है समन्वय की भावना, और आपकी भक्तिकाल की दूसरी होती है भारतीय संस्कृति की रक्षा। और इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि इस काल में भक्ति का अधिक महत्व रहा है, इसमें अनेक रचनाएं हुई भक्ति काल की, ऐसा आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हमारा अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। तो उद्धव के व्यवहार की तुलना गोपियों ने कमल के पत्ते से की है, जो पानी में रहकर उस पर एक भी धब्बा नहीं लगता। तथा इसका दूसरा उदाहरण है, इन्होंने तेल की मटकी से भी इनकी तुलना की है, जिस पर जल की कोई भी बूंद नहीं ठहरती। उसके बाद इसके अथवा का आपको चाहिए तो मैं अथवा का भी बता देता हूँ। लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। तो लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा की विशेषता निम्न बताई गई, जिसमें से आपकी पहली है, यह कभी भी रणभूमि छोड़कर नहीं भागता तथा अपने जीवन में जीवित रहकर अंत तक लड़ता है, तथा यह अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करता। तो आपको ये लिख देना था, ये आपका करेक्ट आंसर था। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास और जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषता एवं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। इसमें आपका 2 रचनाएं पूछी गई थी तथा काव्यगत विशेषता। तो मैं आपको इसमें रचनाएं बता देता हूँ, काव्यगत विशेषताएं आप निकाल लेना है, मुझे कमेंट करना तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें से 2 रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। इसमें से प्रमुख इनकी रचनाएं है रामचरितमानस, जो कि महाकाव्य है, ये इनकी रचना तुलसीदास जी ने की है। इसके बाद इनकी और अन्य अतिरिक्त रचनाएं है कवितावली, गीतावली।
मैंने 3 रचनाएं बता दी, इसमें 2 पूछा गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, महाकाव्य एवं खंड काव्य में कोई 3 अंतर है। तो महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, लेकिन खंड काव्य में जीवन के किसी प्रमुख घटना का चित्रण होता है। महाकाव्य में अनेक रसों का प्रयोग किया जाता है, खंड काव्य में एक रस का प्रयोग किया जाता है। महाकाव्य में एक छंद का प्रयोग होता है, लेकिन जो खंड काव्य होता है इसमें नहीं, गलत हो गया। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन खंड काव्य में सिर्फ एक छंद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद ये आपको निकाल लेना है, ये मेरे पास नहीं है अभी। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ये होती है कि इसमें कोई जो वर्ण होता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है। यदि कोई वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अगर आपके में ऐसा आए तो आपको लिख देना। जैसे इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम, तो इसमें रावण है जो इसकी आवृत्ति हो रही है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप। या फिर ये भी लिख सकते हैं, चारूचंद की चंचल किरणें खेल रही है जलधर में, ये भी इसका उदाहरण है। उसके बाद हासरस का एक उदाहरण दीजिए। तो हासरस का उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, बंदर ने कहा बंदरिया से चलो ना है गंगा, बाल बच्चों को घर पे छोड़ होने दो हड़दंगा। आप ये भी लिख सकते हैं, टूटी फूटी साइकिल उचक कर बैठे हम, तीन देव रक्षा करे रबड़ से लोचन पंप। और इसमें एक ये भी है, सिर घोट मोट थी चुटिया थी लहराती थी, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसे भी भारी, देख कर हो गए लोटपुर नन्नारी। ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी इसका आंसर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नाटक एवं एकांकी में कोई 2 अंतर लिखिए। तो नाटक एकांकी में आपको लिख देना है, नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होते हैं। 2 पूछे गए इसमें। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर। तो जो आत्मकथा होती है वो स्वयं पर लिखी जाती है, तथा जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किसी और व्यक्ति पर लिखी जाती है। आत्मकथा सदैव सत्य होती है, जीवनी जरूरी नहीं है सदैव सत्य हो, असत्य भी हो सकती है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकती थी। तो लेखक सुभाष चंद्र बोस की जो प्रतिमा लगी थी, इसे लेखक द्वारा देखने पर निम्न कमी खटकती थी, क्योंकि नेताजी के सुभाष चंद्र बोस की नेताजी की मूर्ति थी, इन पर चश्मा नहीं लगा हुआ था जो इन्हें खटकती थी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भगत की पुत्र वधु ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती। तो भगत की पुत्र वधु ने भगत जी को अकेले इसलिए नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि उनके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। उनका जो पुत्र था वह उनका पुत्र स्वर्गवासी हो चुका था। उसके बाद उनकी देखरेख के लिए कोई भी शेष नहीं था, तो भगत की पुत्र वधु ने अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। उस समय भगत की आयु लगभग 60 वर्ष थी, वे वृद्ध होते जा रहे थे। इन्हीं कारणों के कारण पुत्र वधु उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रामवृक्ष बेनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य परिचय एवं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो आपको 2 रचनाएं और भाषा शैली लिखना है। इसमें मैं आपको 2 रचनाएं बता रहा हूँ। तो यहाँ मैं आपको रामवृक्ष बेनीपुरी जी की बता रहा हूँ। तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की पहली रचना है बाल गोविंद भगत, तथा दूसरी रचना है पतितों के देश। ये इनकी दूसरी रचना है, पतितों की देश। तो आपको पतितों की देश लिख देना है, ये लिखा है इसमें पतितों की देश, तो आपको पतितों की देश लिख देना है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। तो भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना इसलिए भूल जाता था क्योंकि बच्चों की यह स्वाभाविक विशेषता होती है कि जब भी वो अपनी उम्र के बच्चों को देखते हैं तो वह सिसकना भूल जाते, तथा उन्हें खेलता हुआ देखकर उनका मन भी खेलने का होने लगता था, तो उनके साथ खेलते खेलते वे सिसकना भूल जाते थे। उसके बाद रानी एलिजाबेथ की दरबारी की परेशानी का क्या कारण था। तो ये मेरे पास अभी प्रोवाइड नहीं हुआ, मैं आपको बाद में बता दूंगा अगर मेरे को प्रोवाइड होगा तो। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो 9 2 11 होना, 9 2 11 होने का मतलब होता है, अर्थ होता है भाग जाना। तो इसका आपका वाक्य प्रयोग ये हो सकता है, जब राम को स्कूल में अधिक गृह कार्य मिला तो वह स्कूल से 9 2 11 हो गया। उसका आपका अगला है आंखों का तारा। तो आंखों का तारा का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। उसका उदाहरण ये होता है, जैसे राम नदी में गिर जाने पर उसकी माँ रोने लगी क्योंकि राम उसकी माँ का आंखों का तारा था। उसके बाद आपको समाज का समाज विग्रह करना है। प्रतिदिन आपका ये दिन हो जाएगा।
जो कि आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। राजपुत्र, राजा का पुत्र, ये आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण है। उसके बाद आपका आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। तो अतिशयोक्ति की परिभाषा ये होती है जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाए, जिसमें किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोला जाए उसे बोलते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ये आपकी परिभाषा हो गई। तथा इसका उदाहरण ये हो जाएगा, हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आगी, लंका सारी जरी गई, सब निशाचर भागी। ये आपका हो जाएगा इसका उदाहरण। उसके बाद आपका गीतगत छंद का लक्षण एवं उदाहरण, तो आपको ये ढूंढ लेना है, मेरे पास अभी नहीं है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है संधि एवं समास में कोई 3 अंतर। तो आपको सबसे पहले तो इनकी परिभाषा लिख देनी है। संधि होती है जो 2 वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तथा समास में आपको लिखना है जब 2 शब्दों के मिलने से जो वाक्य बनता है उसे समास कहते हैं। उसके बाद आपको संधि में लिख देना है संधि में विग्रह किया जाता है, तथा आपको लिख देना है संधि में विच्छेद किया जाता है तथा समास में विग्रह किया जाता है। उसके बाद आपको लिखना है संधि के 3 भेद होते हैं तथा समास के 6 भेद होते हैं। आपको उदाहरण देना तो आप इसमें एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, आपको उदाहरण देना तो लिख सकते हैं आप एग्जाम्पल इसमें। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वाच्य की परिभाषा में वाच्य के प्रकार। तो ये मेरे पास अभी नहीं है। उसके बाद आपका अगला आया था निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको एक गद्यांश दिया गया था जिसे आपको पढ़कर इसके आंसर देने थे। तो इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए थे, इसमें आपको आंसर देने थे इसे पढ़कर। तो मैं इसका अगला बता रहा हूँ आपको, अगर आपने किया है तो आप आंसर मिला लीजिए अपने। जिसमें आपका पहला दिया है कल हमारी कुटिया में बिना पूछे कौन दाखिल हो जाते थे। तो इसमें तूफान शब्द आया है, आप मिला सकते हैं। तूफान दाखिल हो जाते थे, कल हमारी कुटिया में तूफान दाखिल हो जाते लिखा है। कल हमारी कुटिया में बिना पूछे तूफान दाखिल हो जाते थे। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। आपने तूफान लिखा है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारी बुनियादी क्यों चरमरा रही है। तो हमारी बुनियादी होती है जो वह न्यू शब्द होता है। तो हमारी बुनियादी इसलिए चरमरा रही है क्योंकि हमारी न्यू कमज़ोर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है बुनियादी चरमराने से कवि का क्या तात्पर्य है। बुनियादी चरमराने से कवि का तात्पर्य यह है कि हमारी जो न्यू है वह हिलने लगी है, वह घबरा रही है, हम अपने आत्मविश्वास को खो रहे हैं। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला, आपको अगले में संवाद लेखन लिखना था कोविड-19 तथा पर्यावरण सुरक्षा। तो आप इसमें 2 मित्रों के बीच में लिख सकते हैं, जैसे कोविड-19 पर लिख सकते हैं आप 2 मित्रों के बीच संवाद, या आप राम और गोपाल ले सकते हैं जिसमें गोपाल प्रश्न पूछेगा तथा राम आंसर देगा। आप लिख सकते हैं राम बोल रहा है जिसमें कोविड-19 क्या है। तो इसमें गोपाल बोलेगा कोविड-19 एक महामारी है जो कि एक प्रकार का वायरस है। उसके बाद राम पूछेगा अगला क्वेश्चन कोविड-19 से कैसे बचे। तो आप लिख सकते हैं गोपाल कहेगा इसमें हम निम्न तरीकों से बच सकते हैं। हमें मास्क लगाना चाहिए, 2 गज की दूरी अर्थात 6 फुट की दूरी रखनी चाहिए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर नहीं जाना चाहिए तथा घर पर बहुत ज़रूरी कार्य होने पर ही निकलना चाहिए, और लक्षण दिखने पर हमें डॉक्टर की क्या लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। उसके बाद राम पूछ सकता है एक और क्वेश्चन कि अगर कोरोना वायरस हो जाए तो आप कैसे बचेंगे। तो इसमें गोपाल आंसर दे सकता है कि कोविड-19 हमें हो जाता है तो हमें 14 दिन तक क्वारंटाइन होना पड़ेगा घर में। आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या। तो इसमें माँ ने कहा, तो ये आपका कन्यादान वाला पाठ से आया है। तो इसमें आपको संदर्भ नहीं पूछा गया है। तो अगर आपको संदर्भ लिख दिया है आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने संदर्भ नहीं लिखा तो भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि इसमें संदर्भ नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ प्रसंग तथा व्याख्या पूछी गई है। तो आपको प्रसंग में आप ये लिख सकते हैं कि इसमें माँ अपनी बेटी को अपने आप की सुंदरता पर मोहित होने से बचने को बता रही है। उसके बाद आप व्याख्या में लिख सकते हैं कि माँ ने बेटी से कहा कि दर्पण में अपने चेहरे की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित मत होना, यह सिर्फ बंधन है जो तुम्हें देश के भेदभाव में फंसा देगी तथा तुम्हें कुछ बंधनों में बांध देगी। तुम्हें अपने वस्त्र आभूषण पर भ्रम नहीं होना है, ये सब भ्रम है। जिस प्रकार उदाहरण भी दिया है इन्होंने, जिस प्रकार
आग रोटियाँ सेकने के लिए है, यदि हम इसका अच्छा उपयोग करें तो। यदि हम आग का गलत उपयोग कर दें तो ये हमें जला भी सकती है, आप ऐसा लिख सकते हो। उसके बाद उसकी माँ बोलती है, लड़की होने पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, अर्थात तुम लड़की हो पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। तुम अपनी दुर्बलता को अपनी क्या बनाना, तुम अपनी दुर्बलता को ताकत बनाना। ये आपका सही आंसर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित नाटकों में स्त्रियों वाला आपका ये पहला है, ये आपका दूसरा है। तो इसके लेखक संस्कृति में आपको इसमें भी आपको व्याख्या नहीं लिखना है, इसमें व्याख्या नहीं दी गई है। आपको प्रसंग लिख देना है तथा व्याख्या लिख देनी है। प्रसंग आप लिख सकते हैं कि संस्कृति का संरक्षण का बारे में बताया जा रहा है इसमें। तो आप व्याख्या लिख सकते हैं कि संस्कृति के नाम जिस कूड़े कचरे का ढेर बंधा होता है वह ना तो संस्कृति। आपको इसी के बारे में वर्णन कर देना है। आपको इसमें छोटा लिखा है, आपको इसमें बड़ा चढ़ा कर लिख देना है। यही आपकी क्या हो जाएगी, यही आपकी संस्कृति हो जाएगी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन, लाउड स्पीकर बंद कराने का निवेदन करते हैं जिले के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखे। तो आपको इसमें जिले को आवेदन पत्र लिखने को मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले लिखना है सेवा में, उसके बाद आपको लिखना है श्रीमान जिलाधीश महोदय। जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का आपको एड्रेस डाल देना है। उसके बाद आपको विषय लिखना है लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने हेतु या बंद कराने हेतु। उसके बाद आपको लिखना है महोदया। आप लिख सकते हैं कि हमारी परीक्षा निकट है तथा हमारे आसपास के क्षेत्र में लाउड स्पीकर के शोर के कारण छात्र तथा कई व्यापारी को परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा शोर है। आप ऐसा अपना कारण बता सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि कृपया लाउड स्पीकर पर कुछ दिन के लिए प्रतिबंध लगाने का कष्ट करें। उसके बाद इसमें आपको पत्र भी पूछा गया है। अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है। आप लिख सकते हैं अगर आपको आता है तो। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखना था। आपको इसमें निबंध बताना था, जिसमें से आपके 3 दिए गए थे आपको विषय। आंखों देखा खेल का वर्णन, जो भी आपने कभी कोई खेल देखा हो, कोई बच्चा कोई क्रिकेट खेल रहा हो या कुछ और खेल रहा हो तो आपको उसके बारे में लिखना, वर्णन करना है। जिसमें आपको पहले प्रस्तावना लिख सकते हैं। जैसे आपने क्रिकेट लिया तो उसके बारे में बता सकते हैं, व्यक्तियों की संख्या, नियम उसके, उपसंहार, आपको ऐसा लिख देना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, अगला है आपका पॉइंट विज्ञान वरदान भी अभिशाप भी। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्रस्तावना सबसे पहले। उसके बाद आप लिख सकते हैं विज्ञान की उपलब्धियाँ। उसके बाद आप लिख सकते हैं विज्ञान से लाभ, विज्ञान से हानियाँ। उसके बाद विज्ञान का विस्तार में आप लिख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, खेती कृषि के क्षेत्र में, ऐसा लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप उपसंहार लिख दीजिए। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। तो आप NEP, अगर आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में पता है तो आप इसमें लिख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलती है अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए और टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहते हो ज्वाइन हो सकते हो आप। धन्यवाद।